तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो एक बार मैं आपके लिए ब्रीफ कर दूं कि जो वीडियो है इसमें हम इस चैप्टर को इन शॉर्ट देखने वाले हैं। अगेन नॉट इट इज नॉट अ डिटेल्ड वीडियो जिसमें कि पूरा चैप्टर समझाया गया हो। डिटेल्ड वीडियो में मेरे हिसाब से आपको मिल जाएगी अपलोडेड, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ओवरऑल टॉपिक्स को कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इसमें टच करेंगे। तो चलिए इसको एक बार हम रिविजन टाइप में पूरा का पूरा रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है एनसीईआरटी को सेग्रीगेट करते हुए वो है अंडरस्टैंडिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक चीज और बता दूं कि ये जितनी भी इसमें चीजें हैं डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी मैंने ली हैं, इट इज नॉट कॉपीड फ्रॉम समवेयर एल्स। तो इस वजह से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि डायरेक्टली एनसीईआरटी से जब हम पढ़ते हैं तो हमें आइडिया भी हो जाता है कि एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है और हमें इतना अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए वो मोर देन सफिशिएंट है। तो सबसे पहली बात क्या कही गई है, दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर फैसिनेटिंग एंड सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ सब्सटेंस इन बोथ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बहुत इजी बात है, इसलिए इसमें समझाने की कोई बात है नहीं। अगेन एक बार बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट चीजें समझाने वाली होंगी दैट आई विल गो, बिकॉज इस तरीके से अगर हम एक लाइन बताएंगे तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और इतनी लंबी वीडियो का कोई फायदा है नहीं। तो वी विल मिस द पॉइंट जो कि आप लोग अपने आप भी पढ़ के समझ सकते हैं, या फिर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जहाँ पे चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, जहाँ पे समझना होगा, वहाँ पे हम थोड़ी डिटेलिंग में भी जा सकते हैं। तो इस वजह से ये वीडियो आई थिंक आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। They involve complex arrangements between the central metal atoms। क्या चीज होने वाली है, एक तो होगा बीच में सेंट्रल मेटल एटम, कोई भी मेटल का एटम होगा बीच में और उसको सराउंड करेंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। अभी एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसको सराउंड करते हुए सेंट्रल मेटल एटम को इसके सराउंडिंग में कुछ मॉलिक्यूल्स आयंस हमें दिए होंगे और यही मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस को हम लोग लिगेंड्स कहेंगे। So in this article or in this entire PDF और आई वुड से द एंटायर वीडियो हम लोग जो समझने वाले हैं वो क्या होगा, तो हम ड्राइव करेंगे पूरे की कॉन्सेप्ट्स में, एग्जांपल्स में, प्रॉपर्टीज क्या होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, क्या कंसोलिडेटिंग या अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ दिस एसेंशियल टॉपिक। तो चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। तो आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं, ये तो हमने देखे, सेंट्रल मेटल आयन होने वाला है, एटम होने वाला है और उसको सराउंड करेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स और आयन। तो आखिर एक्चुअल में क्या होते हैं, सो एट देयर कोर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल मेटल एटम बॉन्डेड। अब हम देख रहे थे कि ये मेटल है और इसके सराउंड कर रहे हैं कुछ आयन। तो ये सब जुड़े कैसे हुए हैं, सराउंड क्यों कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ सम बॉन्ड जो कि इनको आपस में जोड़ रहे हैं। These ligands donate pairs of electrons to the metal, forming coordinate covalent bonds। और इन्हीं की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हो रहा होगा और कुछ का वो अपने अंदर ले भी रहे होंगे। तो इन्हीं की वजह से हमें पता है बॉन्ड फॉर्म होते हैं और इन्हीं बॉन्ड्स को जब एक मेटल और आयन के बीच में फॉर्म होंगे जो कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देंगे, उन्हीं को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स। The arrangement and interaction between their components give rise to the unique property and behaviors of observed in the coordination compound। तो इन्हीं की वजह से ऑफ कोर्स जब ये लोग इस तरीके से अपना अरेंजमेंट दिखाएंगे यूनिक वे में जब बन जाएंगे, तो इनकी प्रॉपर्टीज में और बिहेवियर में हमें कुछ तो चेंज दिखाई देने ही वाला है, क्योंकि अब जो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज थी वो कुछ जुड़ गई है आपस में, तो एक नई चीज ऑफ कोर्स हमें बनके मिलने वाली है। तो ये यहाँ पे भी बताया गया है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड की अलग की प्रॉपर्टीज बन जाएगी। सेंट्रल मेटल एटम्स और लाइगेंड्स। लाइगेंड्स क्या होते हैं, द कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री द सेंट्रल मेटल एटम्स ऑफन कम्स फॉर द ट्रांजिशन मेटल्स। क्या बोल रहे हैं कि जो ज्यादातर सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वो ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स में से ही होते हैं। दो इट कैन ओकेजनली बी अ मेन ग्रुप एलिमेंट, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ट्रांजिशन मेटल्स में से ही हो। ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं, जो कि डी ब्लॉक में आते हैं। वो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि वो डी ब्लॉक में से ही या फिर ट्रांजिशन मेटल्स ही हो, वो किसी मेन ग्रुप एलिमेंट से भी बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादातर देखा जाए तो वो ट्रांजिशन मेटल्स ही होते हैं। और जो लाइगेंड्स है वो वेरियस स्पीशीज से आते हैं, बहुत ज्यादा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जैसे कि वाटर, अमोनिया, अनायंस भी हो सकते हैं जैसे कि क्लोराइड और साइनाइड। मींस वो एक जगह पे हम नहीं कह सकते कि सिर्फ वो न्यूट्रल होते हैं, सिर्फ अनायंस होते हैं, लेकिन कम सम वैरायटी ऑफ स्पीशीज। हीमोग्लोबिन एंड विटामिन B12 प्राइम बायोलॉजिकल एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखिए अगर हम बायोलॉजी को देखें तो हीमोग्लोबिन जो कि हमारे ब्लड में हमें मिलता है, विटामिन B12 जो कि अगेन हमारी बॉडी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, वो भी हमें वो भी किसका पार्ट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही पार्ट है। मींस उसमें भी कोई सेंट्रल मैटर आया हुआ है बीच में जिसको सराउंड कर रहे हैं कुछ आयन, जो कि हमने बायोलॉजी में पढ़ा भी है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है, आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कौन से चैप्टर में पढ़ा है और हीमोग्लोबिन को आखिर क्या कौन सा आयन है जो कि सराउंड करते हैं। Where the central atoms are anion and cobalt respectively। अब देखिए यहाँ पे आ ही गया कि हीमोग्लोबिन में जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, आयरन है, और विटामिन B12 में क्या है, कोबाल्ट है। लेकिन इनको सराउंड कौन से आयंस कर रहे हैं, अब वो आपका वर्क है मुझे कमेंट सेक्शन में बताने का। सेंट्रल मेटल एटम्स आपको यहाँ पे बता दिए ऑलरेडी गए। चार्ज एंड ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब हम समझेंगे द चार्ज एंड ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हिच इज वेरी क्रूशियल फॉर ग्रास्पिंग देयर प्रॉपर्टीज एंड द एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज कैसे पता चलेगा। द चार्ज ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चार्जेस ऑन द मेटल एंड लाइगेंड्स इन्वॉल्व्ड। किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहली चीज आती है, डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है कि द चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डिपेंड्स ऑन व्हाट थिंग। तो सबसे पहले आप कहेंगे तो वो वाला चार्ज जो कि मेटल के ऊपर है, और सेकेंडली
वो वाला चार्ज जो कि लाइगेंड के ऊपर है। तो इन दोनों के ऊपर जो चार्जेस हैं वो उससे ही रिलेटेड कोई चार्ज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे भी हमें दिखाई देने वाला है। एक एग्जांपल लें, इफ अ कॉम्प्लेक्स हैज, कोई एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स किसे बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक मेटल है, आयन सराउंड कर रहे हैं, अलग अलग लेगेंड्स हो सकते हैं, तो वही कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो उस कॉम्प्लेक्स में मान लीजिए कोबाल्ट है, जो कि हमें पता है एक मेटल होता है, सेंट्रल मेटल, उसको हमने बना दिया है जिसका चार्ज है +3, और उसको सराउंड कर रहे हैं अमोनिया लाइगेंड। तो द टोटल चार्ज विल रिफ्लेक्ट द डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इन द कंपाउंड। तब इसमें जो टोटल चार्ज हमें दिखना चाहिए वो वही तो चार्ज होगा जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो वही चार्ज यहाँ पे हमें दिखने भी वाला है। दिस कॉन्सेप्ट इज vital when balancing reactions and predicting the behavior of coordination compounds in a different environment. अब अगर हम वापस से एग्जांपल के ऊपर जाए तो हमें दिखाई दिया कि जो +3 चार्ज है वही हमें पूरे के पूरे जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर हमें दिखाई देगा, बिकॉज हम कहीं से भी कोई चीज बाहर से नहीं ला रहे हैं, जो चीजें अंदर दी हुई है अगर हमें उनका चार्ज पता है तो हम उसी चार्ज को लेके हम पूरे कॉम्प्लेक्स का भी चार्ज पता कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट जब आपने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको इसको बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आपने इसको सीखा होगा। अगर आपने नहीं सीखा है तो आप हमारी भी डिटेल वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और यहाँ पे हमने ब्रीफ में इसलिए दिया है ताकि आपको एक आइडिया होता है दोबारा से कि आखिर चैप्टर में था क्या। अब हमें चार्ज आखिर पढ़ना क्यों, अगर हम ये वाली बात देखें तो इसके लिए हमारे पास 2 रीजन दिए गए हैं। सबसे पहले जब आप रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे तब आपके लिए चार्ज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको चार्ज नहीं पता होगा तो यू कैन नॉट बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। एंड सेकेंडली, जब आपसे बिहेवियर पूछा जाए किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कि अगर हम उसे किसी अलग अलग एनवायरमेंट में रख रहे हैं तो उस टाइम पर उसका बिहेवियर कैसा होगा, इट विल एक्ट लाइक अ केटायन और एन एनायन। इस बात को पता करने के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, उसका चार्ज होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री जो कि है वो अडेप्ट करती है वेरियस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स। तो इनके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल भी हो सकते हैं, स्क्वायर प्लानर भी हो सकते हैं और ऑक्टाहेड्रल भी ये हो सकते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स डिपेंड ऑन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड्स। अब हम बात करें कि इनकी ज्योमेट्री किस पर डिपेंड करती है, तो उसके हमारे पास 2 रीजन आते हैं। नंबर 1 इज द नंबर ऑफ लाइगेंड्स, कितने इस पे लाइगेंड्स प्रेजेंट है, एंड सेकेंडली उनका अरेंजमेंट कैसा हुआ है, किसके अराउंड, सेंट्रल मेटल के अराउंड। सेंट्रल मेटल जो कि है उसके अराउंड वो किस तरीके से अपना स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, किस तरीके से वो अपना अरेंजमेंट कर रहे हैं, और आखिर वो कितने नंबर में है। ये तो आप याद करिए, आपने क्लास 11 की केमिस्ट्री में पढ़ा ही हुआ है कि जितनी चीजों को सराउंड कर रही है और वो किस तरीके से सराउंड कर रही है, इसी चीज से हम लोग किसी भी चीज का स्ट्रक्चर वैसे डिफाइन करते ही थे। अब जस्ट फॉर इंस्टेंस हम लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि 6 लाइगेंड्स है, जो कि हमें पता है अगर 6 लाइगेंड्स है तो ऑब्वियसली वो एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही फॉर्म करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है कि यहाँ पे भी वो लोग ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमारे क्लास 11 से सेम उठ के आ जाता है और यही हमारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी फिक्स करता है, क्योंकि हमें पता है ज्योमेट्री इज अ वेरी कंसीडरिंग फैक्टर व्हाइल डिटरमाइनिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड। देन लाइगेंड कितने टाइप्स के हो सकता है और वो किस तरीके से बाइंड करते हैं। लाइगेंड्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर नेचर एंड मोड ऑफ अटैचमेंट। वो अलग अलग तरीके से अटैचमेंट कर सकते हैं और उनका नेचर भी अलग हो सकता है। मींस वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, दे कैन बी कैटायनिक और दे कैन बी एनायनिक to the central metal. Understanding these variations is crucial for predicting and explaining the properties of coordination compounds. इन चीजों के बारे में हमें पता होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा कॉम्प्लेक्स बन के आया है, हम उसके बारे में कैसे कोई भी चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो जो लाइगेंड्स है सबसे पहले वो कैटेगराइज करे जाते हैं एज मोनोडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट। मोनोडेंटेट लाइगेंड्स कौन से होते हैं, जो कि अटैच कर जाते हैं मेटल से एट अ सिंगल साइड, सिर्फ एक साइड से अटैच करते हैं। वेयर एज पॉलीडेंटेट जो कि होते हैं जिनको कि हम चिलेटिंग लाइगेंड्स भी कहते हैं, वो अलग अलग साइड से भी अटैच कर सकते हैं। इसके एग्जांपल अगर देखें जाए तो आपने डिटेल वाली वीडियो में इसके बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे और आपने उनको खुद भी अटैच करके देखा होगा। अगेन यहाँ पे ओवरव्यू है तो हम इसको बस एक लाइन के फॉर्म में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एन एग्जांपल इज द इथाइलिन डायमीन लाइगेंड। इथाइलिन डायमीन लाइगेंड के बारे में आई होप आप सबने सुना हुआ होगा, एंड दिस इज टू टेल यू कि इसको आप सबने EN के नाम से शॉर्ट फॉर्म में देखा भी होगा अपने बुक में लिखा हुआ। तो ये वही है विच कैन अटैच एट द 2 पॉइंट से, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड पे बाइंड करे, 2 साइड पे बाइंड कर सकता है। This type of binding often increases the stability of coordination compounds. अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जितनी ज्यादा बाइंडिंग होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। So it is directly proportional to the stability of the coordination compound is directly proportional to the type of binding. Means it is a monodentate or a polydentate. सेकेंडरी बॉन्ड्स की बात करें तो इन एडिशन टू प्राइमरी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स जो कि हमने ऊपर पढ़े हैं, सेकेंडरी बॉन्ड्स कैन फर्दर स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर। दीज इंक्लूड हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वन डेर वाल फोर्सेस। अब ये मेन फोर्सेस नहीं है, ये वो वाले बॉन्ड्स है जो कि एक एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें से पहला हमारा आ जाता है हाइड्रोजन, सेकंड आ जाता है वन डेर वाल फोर्सेस एंड अदर वीक इंटरेक्शंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये क्यों आ रहे हैं ताकि वो और ज्यादा स्टेबल कर दे स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए, प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए उस कंपाउंड की। अब हम बात कर लेते हैं नोमेनक्लेचर एंड नोटेशन की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से नोमेनक्लेचर ही है, जिससे आई थिंक बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे इन बोथ इन द नीट सिलेबस एंड इन द CBSE syllabus also. The systematic naming of coordination compounds involves specific rules to ensure the clarity and consistency across the field. So the naming conventions. When naming coordination compounds, the ligands are named first.
सबसे पहले हम किसको नेम करेंगे, पॉइंट्स आप मार्क करते हुए चलिए। सबसे पहले हम नेम करेंगे लाइगेंड्स को। सेकंड नंबर पर हम लोग नेम करेंगे किसको, सेंट्रल मेटल को। और अगर लाइगेंड्स बहुत सारे दिए हुए हैं, एक से ज्यादा दिए हुए हैं, तो वो किस ऑर्डर में हम उनको नेमिंग करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, नॉट इन दैट आई की वो जिस लिस्ट में दिए हुए हैं उस लिस्ट के फॉर्म में हमें उनको नहीं ऑर्डर उनका नेमिंग करनी है। हम उनको नेमिंग करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे कि ई आ रहा है किसी में और किसी में ए आ रहा है, तो हम सबसे पहले ए वाला लिखेंगे एंड देन हम लोग ई वाला लिखेंगे। द मेटल इज स्पेसिफाइड विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन न्यूमरल्स। तो अगर हम देखा जाए कि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी पड़ती है नॉमेनक्लेचर में, तो वो हम लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स में। अभी हम लोग एक इसमें आई थिंक दिया हुआ होगा, हम उसी से ही अभी हम समझ जाएंगे कैसे। मान लीजिए आपको ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, तो उसका नाम आप कैसे रखेंगे, आप बोलेंगे सबसे पहले देखें यहाँ पे 6 नंबर दिया हुआ है अमोनिया के लिए, और अमोनिया भी अमीन चुकी है, वो एक लाइगेंड है, तो जिसमें सेंट्रल मेटल कौन सा है, कोबाल्ट, CO। तो हम लोग बोलेंगे हेक्सा अमाइन, देन वी हैव कोबाल्ट एज अ सेंट्रल मेटल, तो हम लोग लिखेंगे कोबाल्ट। देन हम लोग यहाँ पे आई बन गया है, जबकि होना चाहिए 1 2 एंड 3। रोमन न्यूमरल्स में जैसे हम 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ पे वही चीज है, बस यहाँ पे आई बन गया है, तो इसको आप कट कर दीजिएगा और इसकी जगह हमें ये लिखना है। एंड देन क्लोराइड, क्योंकि लास्ट में हमें ब्रैकेट के बाहर क्लोरीन दिया हुआ है। फिर हेक्सामीन जो कि है वो 6 अमोनिया को रेफर कर रहा है यहाँ पे, जो कि लाइगेंड के फॉर्म में प्रेजेंट है। कोबाल्ट 3 जो कि है वो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। तो कोबाल्ट जो कि है वो सेंट्रल मेटल है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल्स के फॉर्म में दिखाने वाले हैं। Special cases and prefix. Certain ligands have common names or specific prefix that indicate their number in the compound. Prefix like di, tri and tetra denote the number of identical ligands present. अब देखिए जैसे कि हमने देखा था कि ऊपर जो ligands थे वो अमोनिया के 6 थे, तो हमने उसको हेक्सा कर दिया था, हेक्सामीन। तो इन द सेम वे हमें बाकियों के लिए भी करना पड़ेगा। For complex ligands are those with multiple attachment points, especially naming the rules apply to capture their full complexity. इसलिए हमें ट्राई, हेक्सा, डाई इस तरीके से हम लोगों को एडिशन करना पड़ेगा लेगिंड्स के नेम के आगे। आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या क्या आइसोमर्स हम इनके लिए बना सकते हैं। आइसोमेरिज्म इज अ की कांसेप्ट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वेयर कंपाउंड्स विद द सेम फार्मूला हैव डिफरेंट अरेंजमेंट एंड प्रॉपर्टीज। वी ऑल नो दिस, हम सबको ये वाली बात अच्छे से पता है। सबसे पहले आ जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। Structural isomerism differ in the connections between the atoms. For instance, linkage isomers occur when the ligand can bind to the metal in more than one way. कब होगा, जब वो एक से ज्यादा तरीके से किसी कोई लाइगेंड है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी लाइगेंड है, अभी हम नीचे देखने वाले में से मैं एल से लाइगेंड को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो कोई लाइगेंड है जो कि सेंट्रल मेटल जो कि बीच में दिया हुआ है उससे किसी एक तरीके से बाइंड है। अब मान लीजिए मैं इसको यहाँ से ना लगा के मैंने इसको यहाँ से लगा दिया, तो इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, तो वही डिफरेंस जाएगा, उसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर कह देंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए CONH35NO2 और इसकी पूरे पे चार्ज कितना है, +2। तो इसी को अगर हम लोगों ने CONH35 अगेन हमने यहाँ पे क्या करा, हमने NO2 की जगह इसको क्या कर दिया, ONO, मीन्स जो O2 था उसको हमने लोगों ने खोल के एक तो यहाँ पे दे दिया और एक तो हमने यहाँ पे दे दिया, तो इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। तो इस तरीके से जहाँ भी चेंजेस आए वही हम लोग क्या बोल देंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देन आगे बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म इंक्लूड सिमेट्रिक आइसोमर्स, सिस ट्रांस एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। इन सिमेट्रिक आइसोमेरिज्म में बिल्कुल क्लास 11th वाले आइसोमेरिज्म की तरह होने वाला है। लाइगेंड्स आर अरेंज्ड डिफरेंटली अराउंड द सेंट्रल मेटल लीडिंग टू द डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज। ऑफ कोर्स वो अपने बिहेवियर चेंज कर देंगे, वो जुड़ना उनका कुछ अलग तरीके से हो जाएगा, तो प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। देन अगेन यहाँ पे सिस और ट्रांस का कांसेप्ट आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन जो कि कॉमन होती है स्क्वायर प्लानर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स और एनांटियोमर्स आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। सारी बातें हमने क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ी हुई है, देयर इज नथिंग जो कि बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्ट है समझने के लिए। एप्लीकेशन एंड इंपॉर्टेंस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर वाइडर इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग मेडिसिन, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इनकी, ये हमारे थ्योरी में थोड़ा सा चला जाता है पोर्शन, क्योंकि इसमें हमें याद ही करने पड़ेंगे, कुछ फैक्ट्स हैं, तो देख लेते हैं उनको भी एक बारी। हीमोग्लोबिन अभी हमने देखा ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल है ब्लड के अंदर, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ऑफ आयरन एंड हीमोग्लोबिन। क्या क्या है इसमें, आयरन है जो कि सेंट्रल मेटल है और हीमोग्लोबिन भी इसके साथ अटैच हुए हैं। और वहीं विटामिन B12 है, वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है डीएनए सिंथेसिस के लिए, जो कि आपने बायोलॉजी में पढ़ा भी है। और इसका सेकंड फंक्शन कहाँ पे आता है, न्यूरोलॉजी में। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोबाल्ट जो कि है सेंटर होता है, कोबाल्ट सेंटर कोऑर्डिनेटेड टू अ कोरिन रिंग, इसकी साइड में क्या होती है, कोरिन रिंग। अभी हमारे लिए थोड़ा न्यू है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो इसको आपको और एक बारी रिवाइज करना पड़ेगा कि आखिर विटामिन B12 में आखिर ये कोऑर्डिनेट किससे करता है, तो आपको करना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट करता है विद अ कोरिन रिंग।
देन प्रोसीडिंग फर्दर, इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस क्या क्या होंगी। इंडस्ट्रियली अगर बोला जाए तो ये कैटालिसिस में इनका यूज होता है, मटेरियल साइंस में इनका यूज आता है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी हम इनको यूज कर लेते हैं। और एनवायरमेंट की बात करें तो इनका एप्लीकेशन होती है वाटर के ट्रीटमेंट में, जहाँ पे कि हम रिमूव कर देते हैं हार्मफुल मेटल्स एंड पॉल्यूटेंट्स बाय द कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन, जो कि हमें नहीं पढ़ने हैं, हमें डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट हमें इसको थ्योरी के फॉर्म में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। देन स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिटिकल टेक्निक्स, अभी येलो कलर आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा विजिबल हो पाएगा, तो इसको मैं एक बार अच्छे से रीड आउट कर देता हूँ। Analyzing coordination compounds involves various spectroscopic and analytical methods to determine their structure and properties. So इसमें भी आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट है, ये भी बहुत इजी है समझने वाला। UV visible spectroscopy, this technique helps identify the electronic transitions in the coordination compounds, providing insight to their electronic structure and ligand fields. अगेन इट इज ऑल जस्ट टू रिमेंबर, सब याद करने वाली बातें हैं, कुछ इसमें आप ऐसा नहीं है कि जो आपको समझना पड़ेगा या फिर आपको जिसमें बहुत डिटेल में जाना है, इतना भी अगर आप याद करते हैं सो दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू। इंफ्रारेड IR और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसको कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ेंगे। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR मींस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेक्ट्स वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ लाइगेंड्स, जहाँ पे कि NMR क्या था, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ऑफ द एटम्स विद इन कॉम्प्लेक्स। तो इनमें आपको डिफरेंस याद रखना है कि जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो क्या काम करती है, वाइब्रेशनल मोड दिखाती है लाइगेंड्स का, वहीं जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो क्या प्रोवाइड करती है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे कि हम इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट पढ़ते हैं एटम्स का उन कॉम्प्लेक्स के अंदर ही। तो कंक्लूजन में हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर इंटीग्रेटेड टू द न्यूमरस साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल फील्ड्स एग्जिबिटिंग यूनिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू देयर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, from the biological system to industrial application, and understanding the fundamentals of coordination compounds enrich करती है हमारी knowledge and opens new avenues for innovation। in sum भी हम क्या कह सकते हैं, that coordination compounds exemplify करते हैं, इंट्रिकेट करते हैं, इंटरप्ले करते हैं between the metal atoms or ligands, revealing a world of chemical diversity, सारी NCERT languages, functionality, mastering the concepts of charge symmetry, ligand binding, isomerism, applications, we can appreciate the profound impact of coordination compounds on science and society। ये सब मटेरियल आपका काम आएगा क्लास 12 की बोर्ड के लिए। आई होप इस पूरे की पूरी स्लाइड जितनी भी थी आपको सब समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट तो नहीं था। एंड इसी तरीके से हम और भी वीडियोस को लेके मिलेंगे आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।